बहुत दिनों बाद जय और मधु भारत आकर बहुत खुश थे। मधु जय से कहती, कुछ भी कहो जय, पूरी दुनिया घूमकर आ जाओ, लेकिन जो सुकून भारत की धरती पर है वह कहीं और नहीं। अपना देश अपना ही होता है। यहाँ के लोग यहाँ की संस्कृति को देखकर बहुत खुशी होती है। भारत की धरती पर पैर रखकर ही ऐसा लगता है जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। सच में यहाँ प्यार है अपनों का। अब मुझसे फिर से मत कहना कि अब विदेश चलो। मैं अब भारत को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। हाँ बाबा हाँ, यह बात मैं तुम्हारे मुंह से बहुत बार सुन चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। जो सुख यहाँ है वह कहीं और कहाँ। मैं भी बहुत खुश हूँ और उससे ज़्यादा खुशी हूँ क्योंकि अब बहुत जल्द मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। माँ हमें देखते साथ कितनी खुश होगी ना। हाँ जय, तुम सच कह रहे हो। माँ जब हमें देखेंगी तो उनकी खुशी की सीमा नहीं होगी। फ़ोन पर भी माँ से सही से बात ही नहीं हो पाती थी। देवर जी और देवरानी जी से तो बहुत बार बात हुई, लेकिन माँ से बात होना मुश्किल होती थी। लेकिन अब मैं माँ से दिल खोल कर बातें करूँगी। मैं तो माँ से मिलने के लिए उतावली हो रही हूँ। तो देर किस बात की। मैडम चलिए, एयरपोर्ट के बाहर चलकर टैक्सी पकड़कर चलते हैं अपने घर। जय ने मुस्कुराते हुए मधु से कहा। दोनों एयरपोर्ट के बाहर आते और टैक्सी रोकते और उसमें बैठ जाते। मधु जय से कहती, देवर जी, देवरानी जी, माँ और उनके बच्चे हमें देखकर कितने खुश होंगे ना। हाँ सच कहा तुमने, जय ने कहा। बस यही रास्ता रह गया है, फिर अपनों के पास होंगे। जय मधु मुंबई आए थे। जय विदेश में नौकरी करता था और मधु भी उसके साथ चली गई थी। मधु विदेश में जरूर रहती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने भारत में था। वह हमेशा अपनों को याद करती थी और आज वह बहुत खुश थी कि अब वह अपने देवर देवरानी और सासू माँ से मिलने जा रही है। बातें करते करते रास्ता पूरा हो गया। जय मधु टैक्सी से उतरते और तब जय कहता, लो आ गया मेरे छोटे का घर। रोहित आज तो घर पर ही होगा। संडे जो है। हाँ सच कहा तुमने। चलो जल्दी से चलते हैं। कहते हुए जय और मधु रोहित के घर के बाहर खड़े थे। जय डोरबेल बजाता। अंदर से रोहित की पत्नी रेखा कहती, आप तो बस दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। डोरबेल बज रही है, सुनाई नहीं देता क्या। कहकर रेखा दरवाज़ा खोलने के लिए जाती। कौन है इस वक्त मेरी नींद खराब करती। कहते हुए रेखा जब दरवाज़ा खोलती तो जेठ जी जेठानी जी को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और खुशी से कहती, भाई साहब भाभी जी आप, अरे आने के पहले फ़ोन तो कर देते, आपको रोहित लेने के लिए पहुंच जाते। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तभी मधु ने रेखा को रोकते हुए कहा, अरे अरे अरे, बस भी कर। अब पूरे सवार दरवाजे पर ही पूछ लेगी या अंदर आने के लिए हमसे कहेगी। अरे भाभी जी आप भी ना अंदर आइए ना, देखिए कौन आया है। अंदर आते हुए रेखा रोहित से कहती, जेठ जी और जेठानी जी आए हैं। अरे भैया भाभी आप, एकदम से उठते हुए रोहित ने कहा। रोहित आकर अपने भैया के गले रख जाता और कहता है, भैया आने के पहले बता तो देते, मैं आपको लेने के लिए आ जाता। बस करो तुम दोनों, फॉर्मेलिटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और यदि बता देता तो जो मुस्कान अभी तुम दोनों के चेहरे पर देख रहा हूँ वही देख पाता क्या। मैं बस तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहता था और यह पूरा आइडिया तुम्हारी भाभी का था। यदि कोई शिकायत है तो अपनी भाभी से करो। शिकायत कैसी भैया, आप आ गए, हमें बहुत खुशी हुई। अरे रेखा खड़ी क्या हो,
जाकर पानी लेकर आओ। और हाँ, भैया भाभी के लिए अदरक वाली कड़क चाय बनाकर लाना, दोनों को बहुत पसंद थे। अरे वहाँ देवर जी, आप तो हमारी पसंद भी नहीं भूले। भाभी, आप दूर भरे हो, लेकिन रहती तो हमारे दिल में ही हैं। वही तो है। अच्छा, अब दोनों खड़े ही रहोगे या बैठोगे भी? बैठते हैं, जाते हैं अपने घर में, आपसे फॉर्मेलिटी थोड़ी ना करवाएंगे। कहते हुए जय और मधु बैठ जाते और रेखा पानी लेकर आती और चाय उसने गैस पर रख दी थी। थोड़ी देर में रेखा चाय और नाश्ता भी लेकर आती। तभी मधु ने पूछा, अरे तुम दोनों से तो मिलना हो गया, अब जाकर माँ को भी तो बुलाओ। अपने बच्चों को देखेंगी तो खुशी से फूलेंगी नहीं। मधु के मुंह से माँ का नाम सुन रोहित और रेखा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और इशारे में कहते, अब क्या कहें इनसे। तभी मधु उत्साहित होकर कहती, अरे क्या हुआ तुम दोनों को, शांत क्यों हो गए? माँ अपने कमरे में सो रही होंगी ना। कोई बात नहीं, तुम दोनों डिस्टर्ब नहीं करो, हम दोनों ही जाकर उन्हें लेकर आते हैं। कहते हुए जय और मधु माँ के कमरे की तरफ जाने रखते। तभी रेखा जय और मधु को रोकते हुए कहती, अरे भैया भाभी, आप हमारी बात तो सुनिए। अब माँ इस घर में नहीं रहती। क्या कहा तुमने? यदि माँ इस घर में नहीं रहती तो कहाँ रहती हैं? मधु ने आश्चर्य से पूछा। वही माँ हमारे साथ नहीं रहती। हाँ तो कहाँ है? क्या माँ गांव वापस चली गई? जय ने कहा, लेकिन गांव में माँ कैसे जा सकते हैं? वही तो गांव का घर बेच चुका है। यहाँ पर आई थी ना, तूने कहा था तू माँ को अपने साथ लेकर आया है, तो अब माँ कहाँ है? रोहित शांत क्यों खड़ा है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। माँ कहाँ है? देखो, हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। मधु ने कहा, साफ साफ बताओ, आखिर माँ कहाँ गई हैं? तब रोहित ने कहा, भैया भाभी, माँ गांव में हैं। वही हमारा छोटा सा घर था ना, वहीं पर जाकर रहती हैं, टूटे हुए घर में। जय ने आश्चर्य से कहा, क्या माँ उस टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी में जाकर रहने रखी? क्या जरूरत पड़ गई थी, जब हमारा इतना बड़ा आलीशान मकान मुंबई में है? आखिर क्यों माँ इस घर को छोड़कर गांव गई हैं? और गांव में कौन है अब उनका अपना? कौन उनका ख्याल रखता होगा? कौन उन्हें समय पर खाना और दवा का पूछता होगा? अरे रोहित, तूने माँ को जाने क्यों दिया? रेखा ने कहा, अरे हम तो माँ से रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनका मन शहर में लगा ही नहीं रहा था। कह रही थी, शहर से ज़्यादा कुछ तो मैं गांव में होंगी, जहां मेरे अपने होंगे, जिनसे मैं दो पर बैठकर बातें कर सकती हूँ। तभी मधु ने कहा, क्या कह रही हो तुम? और रोहित, माँ ऐसा कह ही नहीं सकती। जय कहता, क्योंकि माँ अपने बच्चों के साथ खुश रहती हैं। और क्या तुम दोनों के पास वक्त नहीं था उनसे दो पर बैठकर बातें करने का? और अभी तक तुम हमसे झूठ कहते आ रहे थे। जब हम तुमसे पूछते थे माँ कहाँ है, तो कभी तुम कहते थे कि वह मंदिर गई हैं, तो कभी कहते थे माँ दवा खाकर सो गई हैं। तो अभी तक तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? रोहित, तेरी आंखें झुकी हुई हैं, सच सच बताओ, माँ इस घर से क्यों गई? कहीं तूने ही तो उन्हें जाने के लिए नहीं कहा था? तूने मुझसे कहा था इतने बड़े शहर में छोटी सी नौकरी होने के कारण खर्च नहीं चलता, इसलिए मैं विदेश से हर महीने तेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराता था। फिर क्या हुआ? माँ क्यों चली गई? तो क्या करता भैया? माँ बूढ़ी हो चुकी थी और बीमार रहती थी। दिन रात खांस खांस कर हमारा उन्होंने जीना दुस्सह कर दिया था। आप और भाभी तो विदेश में चैन से रहने लगे थे ना।
आप तो माँ से पीछा छुड़ाकर परदेश में जाकर रहने लगे और हमसे कहते हैं कि हम माँ का ध्यान रखें। आखिर मैं ही क्यों माँ का ध्यान रखूं? क्या आप माँ के बेटे नहीं हैं? और यह सब सवाल मुझसे मत कीजिए। और वैसे भी और सच तो यह है कि मैं कभी माँ को गांव से शहर लेकर नहीं आया। क्या कहा तूने? जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। गए थे हम गांव, देखा था हमने माँ को और हम वहीं से वापस आ गए। तो फिर गांव का मकान क्यों बेचा था? रहती वही अपने घर में सुख सुविधा से। आखिर माँ को सुख सुविधा की क्या ज़रूरत है इस बुढ़ापे में? और वैसे भी हम मुंबई में एक नया घर लेना चाहते थे। पैसों की ज़रूरत थी। कुछ पैसे हमें मकान बेचकर मिल गए थे और कुछ पैसे आपने दे दिए थे। और माँ रह रही हैं ना गांव में। और हम इतने भी बेकार नहीं हैं। हर महीने उनके अकाउंट में कुछ पैसे डाल देता हूँ, जिससे उनका खर्च चलता होगा। और कैसे लेकर आता मैं माँ को मुंबई शहर में? माँ को तो आज भी वही पुरानी आदतें हैं, गाँव वाली। और यदि मेरे दोस्तों को पता चलता कि मेरी माँ गाँव की गवार हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती होती। और यदि माँ को कोई बीमारी होती तो वह हमें भी तो लग जाएगी ना। रोहित का इतना कहना था कि मथु अपना आपा को बहती और उसमें एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए कहती, बस करिए देवर जी, अब एक और शब्द मत कहिएगा। क्या कहा आपने? माँ को गांव की गवार? अरे उसी माँ की कोख से आपने जन्म लिया है। 9 महीने उसी माँ ने आपको अपनी कोख में रखा है और आप उसे गवार कह रहे हैं। यह मत भूलिए, माँ ने ही आपको पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा किया है कि आप नौकरी कर सकें। माँ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन माँ की दौलत की ज़रूरत आपको भरपूर थी। उस बूढ़ी माँ से आपने उसका घर छीन लिया, यह कहकर कि हम एक साथ रहेंगे। और आपने उन्हें उसी गांव में छोड़ दिया। इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है आप? जब बचपन में आप बीमार होते होंगे ना, तो आपकी माँ आपके पास सोती थी, यह सोचे बिना कि कहीं आप बीमार हैं तो वह बीमार तो नहीं होंगी। कहते हुए मथु की आंखों से आंसू बहने लगते। तभी जय कहता, छोड़ मथु, इन दोनों से क्या बातें करना। अरे समझाया उन्हें जाता है जिनके हृदय में भावनाएं हों। यह दोनों तो पत्थर के हैं। चलो चलकर हम माँ के पास जाते हैं और अब हम दोनों माँ के पास रहेंगे। और रोहित, तुझे माँ की जितनी चाहे दौलत रखनी हो तो रख लेना। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे तो सिर्फ माँ चाहिए। कहते हुए जय और मेघा मथु जाने लगते। तभी मथु रुकते हुए रेखा से कहती है, रेखा याद रखना, भगवान ने तुझे भी बेटा दिया है। कर के दिन उसने तुझे भी अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। तो कहते हुए जय और मथु वहाँ से चले जाते अपने गांव की ओर, अपनी माँ के पास। 12 घंटे का सफ़र पूरा करने के बाद जय और मथु अपनी माँ की झोपड़ी के बाहर खड़े हुए थे। माँ, माँ! जय और मथु ने एक साथ आवाज़ लगाई। देखो, आपके बच्चे आ गए आपसे मिलने के लिए। अपने बच्चों की आवाज़ सुन माँ राठी का सहारा लेते हुए बाहर आती हैं और कहती, बेटा तुम दोनों कब आए? अपनी इस बुरी माँ को अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? रोहित ने कहा था वह मुझे लेने आएगा और वह भी कभी नहीं आया। भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी, मरने के पहले अपने बच्चों को जी भरकर देख लूं। अरे माँ, ऐसी बातें मत कहिए। जय ने अपनी माँ के पैर छूते हुए कहा, माँ अभी तो आपको अपने पोते और पोतियों की भी शादी करनी है। हम आपको लेने के लिए आए हैं, चलिए हमारे साथ। हाँ चलिए माँ, मथु ने पैर छूते हुए कहा, अब आप हमारे साथ रहेंगी। इतना सुनना ही था कि माँ की आंखों से
झर झर आंसू बहने लगे। तब जय और मधु माँ के गले रखते हुए कहते हैं, अब क्यों रोती हो? अब तो तुम्हारे बेटे बहू तुम्हें साथ देने के लिए आ गए। अब तो तुम्हारे बेटे और बहू हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।